रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन, जैसे कि आप ये प्रोग्राम हर जुमेरात को लाइव इस K2 चैनल पर देखते हैं और ये हमारी काविश होती है कि हम दिल के मरीज़ों के लिए ये प्रोग्राम स्पेशली पेश करते हैं। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं और आपको कोई दिल के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं, हम आपको इस प्रोग्राम में लाइव उस सवाल का जवाब लेकर देंगे। इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम दिल की बीमारियों के बारे में गुफ्तगू करें और उनसे बचने की तदाबीर और ट्रीटमेंट के डिफरेंट तरीके जो हैं वो इसमें डिस्कस कर सकें और आपके सामने पेश कर सकें। स्पेशली वो लोग जिनको कार्डिक चेस्ट पेन और एंजाइना की शिकायत होती है, उनके लिए भी बहुत सी मुफीद मालूमात इस प्रोग्राम में होंगी। नाजरीन, मैं प्रोग्राम में टेलीफ़ोन करने के लिए आपको हमारे टेलीफ़ोन नंबर मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारा नंबर है 051-945-0030। अगर आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉल करें। नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 945-0030। आजकल नाजरीन सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इंतहाई ज़रूरी है कि दिल के मरीज़ जो हैं वो अपने आप को सर्दी से बचाएं। सर्दी में दिल की नालियां जो हैं वो स्पैज़म यानी वो पिचक जाती हैं या स्पैज़म में चली जाती हैं और उसकी वजह से दिल के मरीज़ों को एंजाइना की शिकायत शुरू हो जाती है और उसके लिए दवाइयों का सही टाइम पे इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है और सर्दी से बचना भी बहुत ज़रूरी है। सो आज के प्रोग्राम में इस शदीद सर्दी की सूरत में दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो डिस्कस भी हम करेंगे। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिके कार्डिक सेंटर के सरबराह के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, जैसे कि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत सारे मरीज़ जो कि स्टेबल होते थे, जिनको स्टेंट पड़े हुए थे, बाईपास थे, लेकिन वो ठीक चल रहे थे, वो एंजाइना के साथ और चेस्ट पेन के साथ जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। सो मैं प्रोग्राम का आगाज़ इसी तरह करना चाहूँगा कि स्पेशली ये क्या वजह है कि सर्दी के मौसम में बीमारी के ज़्यादा इलामात आने लगती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी सवाल है और हमने अपना ये भी किया था कि जो मेडिके कार्डिक सेंटर है उसकी वेब पेज पे और फेसबुक पे हमने एक मैसेज जो मेरा था इस सर्दी के मतलब वो पोस्ट किया था। ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे मरीज़ जिनको बीमारी कंट्रोल में होती है, एंजाइना कंट्रोल में होता है, हार्ट फेलियर होता है वो कंट्रोल में होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, जो ही सर्दी आती है तो उसमें कुछ को जो है वो सर्दी की वजह से, जैसे आपने शुरू में ही बताया कि नालियाँ सिकुड़ जाती हैं या उसमें क्रैम्प पड़ जाता है तो उसकी वजह से एंजाइना शुरू हो जाता है और आपको कई दफ़ा अपनी दवाई की जो खुराक है वो बढ़ानी पड़ती है। इसलिए जब लोग एक पहले आराम से दवाइयों पे कंट्रोल चल रहे होते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, रोज़ाना रोज़मर्रा की जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, सडनली जब सर्दी आती है और ठंडी हवा अंदर जाती है और आपको सर्दी लगती है तो नाली सिकुड़ती है तो आपका एंजाइना बढ़ जाता है। उस हिसाब से फिर आगे जाके डॉक्टर के पास जाके आपने दवाई की जो डोज़ है उसको एडजस्ट करवाना होता है ताकि आपको एंजाइना वगैरह ना हो। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्दी में वो ये है कि सर्दी से बचना चाहिए, यानी जहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी है उस मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी जैसे अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कोशिश ये करें कि जिनको दिल की तकलीफ़ है वो फजर की नमाज़ और इशा की नमाज़ घर पे पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो नमाज़ें हैं वो बेशक मस्जिद में जाके पढ़ लें और लेकिन जब जाएं भी तो अपने आप को प्रॉपरली कवर करके रखें, जिसमें आपने बनियान पहनी हो, नीचे पजामा पहना हो, फिर ऊपर स्वेटर पहनी हो, मफलर, टोपी, कोट, चादर, लंबा कोट, जो कुछ आपको सर्दी को कवर करता है वो आपने ज़रूर पहना और कभी रिस्क ना लें, क्योंकि जब सर्दी होती है तो उसमें से कई दफ़ा आपको अनजाना हो जाता है और अनजाना इस हद तक शिद्दत तक बढ़ जाता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। या हार्ट अटैक के अलावा अगर हार्ट अटैक ना भी हो तो कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अरिथमिया या कोई बेकायदगी से दिल धड़कना शुरू हो जाता है। और अगर आप हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं तो आपका हार्ट फेलियर बढ़ जाता है, आपके लंग्स में पानी भर जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर चला जाता है, अनकंट्रोल होता है और जब ऊपर चला जाता है तो आपको स्ट्रोक कर सकता है, आपको हार्ट अटैक कर सकता है, गुर्दे फेल कर सकता है या फेफड़ों में
पानी भर सकता है, जिसे हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी सर्दी का बंदोबस्त करें। कोशिश ये करें कि कोई ठंडी चीज़ ना खाएं। अगर आप समझते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा और इवन ठंडा पानी आपको तंग करता है तो नीम गर्म पानी पिए, कहवे का चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यखनी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें नमक और चिकनाई वगैरह कम होनी चाहिए। और खुराक अपनी जो खाना जो भी खाएं उसे गर्म करके खाएं, ठंडा खाना ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो अवॉइड करें और ठंडी चीज़ें हमेशा अवॉइड करें। आइसक्रीम को आप अवॉइड करें और अपने आप को जहाँ तक मुमकिन हो गर्म करके रखें। अगर आपने नहाना है, शावर लेना है, वज़ू भी करना है तो फिर गर्म पानी से करें। कोशिश ये करें कि आपका जो बाथरूम है वो गर्म हो, और अगर नहाना भी है तो दिन के वक्त नहाएं जब धूप वगैरह निकली और ज़्यादा सर्दी का ना हो सिलसिला। तो ये चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहेंगे। और जो सर्दी में हम सर्दी दूर करने के लिए हमारे जो देसी स्नैक्स हैं जिसमें समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, कचौरियाँ हो गई और मछली हो गई या हलवे वगैरह हो गए, इनमें जिसमें चिकनाई और नमक ज़्यादा होगा वो आपको तंग करेगा और परेशान करेगा। सर एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, शकील। जी शकील साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरा 2 साल पहले केबेज हुआ है और मेरी एज 47 है, जी 47 साल है जी और कोई हाइपरटेंशन नहीं है और डायबिटिक भी नहीं हूँ जी और विदाउट अल्हम्दुलिल्लाह यानी 60% पे जो है एफिशिएंसी पे मेरा वो केबेज हो गया था। डॉक्टर साहब ने ही एडवाइस किया था, जी ठीक है। और सर मैं फिर वो उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं हो रहा था। 2 महीने पहले आपसे बात हुई, जी जी आपने वो जजीटा किया 2010 और उससे अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ अखरोट भी मैं वो 1-2 दिन में मैं वो खाता रहता हूँ। जी जी को डोज प्लान किया, वाक किया, वो जजीटा वो कंट्रोल हो गया। जी अब सर उसमें एक थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि मैं ले रहा था ये डोजेज के हवाले से। वैसे अपेयरेंस में आप मुझे देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब टोटली फिट। मैं कुछ 4 किलोमीटर रेस कोर्स में वॉक करता हूँ, जी तो मतलब उसमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि बेच के अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सर ये है जो आपसे क्वेश्चन है वो ये करना था कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि आप जो है लोप्रिन लें ओनली, क्योंकि ये कुछ अर्सा लो प्लेट प्लस ली जाती है। जी जी मैंने अब पिछले हफ्ते दोबारा वो अपना लिपिड प्रोफाइल का अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वो ठीक है। ट्राइग्लिसराइड फिर वो 100 की रेंज में थे जी और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल तो खैर 56 था और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है 80 इस तरह ना वो था। जी तो वो जो जिन्होंने सर्जरी की तो उनको मैंने कहा जो कंसल्ट कर लूं, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि आप एटलीस्ट 60 ईयर्स तक जो है लो प्लेट प्लस खाएं। ठीक। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होगी कि अब लोप्रिन लूं या लो प्लेट प्लस आप खाऊं। सिगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट सर मैं सर्जरी से पहले पीता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्विट कर दिया ना। स्मोकर के पास भी अब मैं नहीं बैठता। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर ये शकील साहब थे, इन्होंने पहले भी कॉल की थी। इनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था जो दवाई से कंट्रोल हो गया। बाईपास हुआ था 2 साल पहले और वो सवाल ये करना चाहते थे कि लो प्लेट प्लस लें या 2 साल गुजर चुके हैं सर्जरी तो सिर्फ लोप्रिन लें। नहीं, आई थिंक उसमें देखिए लो ब्लड प्लस सर्जरी में कई दफ़ा दी जाती है, जो सर्जन हैं वो 6 महीने से 1 साल तक। और हम एंजियोप्लास्टी में जब स्टेंट डाला हो तो लो ब्लड प्लस जो है वो देते हैं पूरा साल, और साल के बाद लो ब्लड बंद कर देते हैं, क्लोपिडोग्रेल बंद कर देते हैं और एस्प्रिन जो है वो चलती रहती है। तो वो स्टेंटों में किसी हद तक तो होता है जी कि ठीक है, किसी को 2 या 3 स्टेंट या 4 स्टेंट डाले हैं तो चले 2 ब्लड थिनर आप देते हैं, लेकिन सर्जरी में कोई तुक नहीं बनता जब तक कि अगर कहीं आपके क्लॉट्स ना बन रहे हो, आपको अंजाइना ना होता हो, आपकी रोज़ाना की एक्टिविटी उसमें सीने में दर्द हो जाता हो, और ये तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक ठाक हैं, इन्हें कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं है, तो इन्हें इतने ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत नहीं। देखें, ब्लड थिनर लेना जो है ना वो जहाँ पे उसका फ़ायदा है वहाँ पे उसका नुकसान भी है। जहाँ पे आप गैर ज़रूरी तौर पे लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ लोगों को दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ को आँख में ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ को आंतों में ब्लीडिंग हो जाती है, और ये जो है वो फिर आपके लिए नुकसानदेह होती है। कई दफ़ा इतनी होती रहती है कि आपको पता नहीं चलता और आपकी हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो जाती है, ड्रॉप कर जाती है हीमोग्लोबिन।
तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपने नहीं लेनी। तो 60 साल तक कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लेनी है। बस अब आपने 1 साल तक वो आपने कर लिया, अब सिर्फ लॉपरिन लें और अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू करके रखें, अपनी खुराक ठीक रखें, रोज़ाना आधा घंटा घंटा तेज़ चलें और 6 से 8 घंटे जो है नींद अपनी पूरी करें। फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपके ग्राउट और आपके बाईपासेस वगैरह खुले रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपकी कहीं एग्रेसिव डिजीज़ है भी है और बढ़ती भी है फ्यूचर में, तो उसकी स्पीड इतनी स्लो होगी कि आपको उतना नुकसान नहीं होगा, या टाइम पे आपको पता चल जाएगा और दोबारा उन चीज़ों को खोलना हुआ तो वो खुल भी जाएंगी और एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी। तो इसलिए 2 चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल वाली जो गोली है जजीटा वो आप बेशक लेते रहें, और एक लॉपरिन, बस 2 चीज़ें, वॉक, एक्सरसाइज और 6 से 8 घंटा सोना, बस ये करते रहे, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जहीर बात कर रहा हूँ और आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जहीर साहब, सवाल कीजिएगा। जी मेरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे को बता रहे हैं डॉक्टर कि आपको दिल का मसला है, तो मैं सऊदी अरब में था तो अब वापस आया हूँ, तो जो मेरा ये सीना है ना जी जी, वो थोड़ा सा अगर चलता हूँ तो ठंडा हो जाता है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? अब टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टेलीफोन पे हमसे जी, बात बंद है। करें। जी जी, अपनी उम्र बता दें कितनी है? जी 32 ईयर्स है मेरी उम्र। 32। और आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? मैं कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर मेरा 110 108 मतलब इतना रहता है। सिगरेट तो नहीं पीते? जी सिगरेट पीता हूँ। जी, और ये बता दीजिए कि आपके फैमिली में, बहन भाइयों में, वालदैन में किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है? नहीं किसी को नहीं थी, लेकिन एसीजी डॉक्टर बोलते थे कि दिल का निचला हिस्सा जो है ना वो थोड़ा डैमेज है इसमें, लेकिन मेरे को दिल में पहले दर्द नहीं होता था, जब से ये दवाइयाँ यूज की हैं तो दिल की, तब से ये दर्द शुरू हो गया है। चलने पे आपको दर्द, छाती पे प्रेशर आता है, दर्द होता है? नहीं चलने में मैंने ईटीटी भी कराई थी, वो भी ठीक है, तो 8 मिनट में भागता रहा उस पे मशीन पे, लेकिन ठीक रहा मैं। ये कितने अरसे पहले अपनी ईटीटी कराई थी? ये तकरीबन एक महीना पहले कराई थी। ठीक है। आपको ये जो आपने बताया कि जी ठंडा हो जाता है छाती पे, ये आप यानी ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जब चलता हूँ ना, मतलब बात करता हूँ ना, उस टाइम ये ठंडा होता है, जब मैं लेटा रहता हूँ उस टाइम ठंडा नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे तल्ज हो जाती है, बर्फ। ठीक है। छाती में घुटन का एहसास होता है? जी ये नहीं होता है, मतलब अभी दर्द शुरू हो जाता है जब ये, कभी कभी वो लेटे हुए नहीं दर्द होता है, कभी कभी होता है दर्द सीने में। ठीक है। और सीढ़ियाँ वगैरह ये पर सीना बहुत ठंडा हो जाता है, इसका समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको आपके सवाल का जवाब लेकर देते हैं। सर जहीर साहब थे, उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर से कॉल की। 32 ईयर्स इनकी उम्र है, सिगरेट पीते हैं, चेस्ट में कुछ सिम्टम्स कह रहे हैं कि हो रहे हैं और ईटीटी नेगेटिव थी, यही पूछना चाहते थे। जी जी जहीर साहब, आपकी वो पूरी बात मैंने सुनी है, और आपका जो सिम्टम्स हैं और आपकी जो तकलीफ़ है वो इस तरफ जाती है कि शायद आपके दिल की नालियाँ बंद हैं और आपको आगे जाकर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और स्पेशली या तो सीटी एंजियो करवाएं या प्रॉपर कॉर्नरी एंजियो करवाएं। और ये जो आपकी तकलीफ़ है ये दिल की तकलीफ़ की तरफ जाती है, और अगर आपने इसमें सुस्ती की तो फिर डर है कि कहीं खुदा न खास्ता आपको कहीं आगे जाके कहीं हार्ट अटैक या कोई ऐसा नुकसान ना हो। एक सबसे पहला काम तो ये करें कि अपने सिगरेट बंद कर दें, और सिगरेट जो है वो हार्ट अटैक को जल्दी लेके आएंगे। इनको बंद कर दें तो आपकी एटलीस्ट बीमारी या इस तरह की जो इमीडिएट डैमेज है उससे बचा जा सकता है। आप किसी कार्डिक सेंटर में जाएं और वहाँ पे जाएं और अपने टेस्ट करवा लें, और आपको एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, और जब तक एंजियोग्राफी आपको ना बताए कि आपकी नालियाँ बंद नहीं हैं, साफ़ हैं, उस वक्त आप इस चीज़ पे यकीन न करें और आज से अपनी दवाइयाँ शुरू कर दें दिल की, ताकि आपको जब तक ये पता ना चले उस वक्त तक कहीं कहीं आपको नुकसान ना हो। अब सीने में दर्द हो तो आप ज़ुबान के नीचे वो एंजासिड जो एमरजेंसी वाली गोली दर्द वाली रखते हैं वो रख लिया करें, देखें उससे रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। दूसरा एक जो है लॉपरिन है 75 मिलीग्राम या डिस्प्रिन 75 मिलीग्राम, वो ज़रूर लें रोज़ाना, और ये गोली ज़ुबान के नीचे रखें, और डॉक्टर साहब जो भी नज़दीक है उन्हें दिखा लें और अपनी एंजियोग्राफी करवा लें। ठीक है। सर एक कॉलर हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ कोयटा से। जी सवाल कीजिएगा। मेरी अम्मी के ना मतलब दिल के ना मतलब ये प्रॉब्लम है कि वो वार्फेन के जो फार्मूले से मार्वेन है वो ले रही है ना। क्या ले रही हैं?
मारवेन टैबलेट। जी जी जी, ठीक है ठीक है जी। तो वो अभी चेकअप करवाना था, तो किसी रीजन की वजह से हम चेकअप नहीं करवा सके, तो जा नहीं सके कराची में। जी जी। ठीक है, तो वो ले रही हैं, कोई नुकसान तो नहीं है? ये वो किस लिए ले रही हैं वो टैबलेट, जो है कोई वेल्व डला हुआ है उनका? जी जी, वो दिल के बाद में जो है खून के लोथड़े हैं ना, तो वो उसके गलने के लिए ले रही हैं। ये ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उन्होंने शुरू नहीं की? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। तो ये दिल के खानों में खून के लोथड़ा था, इनको हार्ट अटैक हुआ था पहले? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो सांस फूल रही थी, तो हमने चेकअप करवाया। जी, एको कराई जिसके बाद होगी? उन्होंने डॉक्टर ने वॉर्फेन दे दी, जी। वॉर्फेन फार्मूले की मारवेन क्यों? जो टैबलेट है। उन्होंने क्यों दी थी ये क्यों दी थी? जी, ये क्यों दी थी वॉर्फरिन, क्या कह के दी थी, क्यों? वो जो है क्लाउड्स को गलाने के लिए, क्लॉट क्लाउड थे। छोटे हो जाए। ठीक है, और एको भी हुई होगी, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, कोई कोई मसला भी था, वेल्व कोई तंग था या लीक करता था, कुछ मसला भी था? नहीं नहीं, सिर्फ ये प्रॉब्लम था कि सांस इस वजह से चढ़ रही है कि उनके बाल में जो है क्लाउड्स हो गए हैं, तो उन क्लाउड्स को गलाने के लिए वॉर्फेन फार्मूले की मारवेन उन्होंने सजेस्ट कर दी थी। ठीक है। और उसके अलावा वो जो है मॉर्निंग में और नाइट को कोरकुन लेती हैं, और मॉर्निंग में ऐसा कार्ड लेती हैं, और नाश्ते से पहले लोडोपेन लेती हैं। ठीक है। नहीं, लोडोपेन नहीं, नाश्ते से पहले एक टैबलेट लेती हैं जिसका मुझे नाम याद नहीं। ये 3 टैबलेट लेती हैं, शाम को जो है वो मारवेन लेती हैं। ठीक है। इनका तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जी। इसमें असम का चेक नहीं हुआ, क्या वो वॉर्फेन के जो फार्मूले से मारवेन है वो लेती रही? इनका INR कितना है? आपने ब्लड टेस्ट नाश्ते कराया? से पहले वो लेजोराइड लेती हैं, लेजोराइट लेती हैं? और उनको दिल में थकाव भी आता है, ठीक है। उनका कमजोरी फील हो जाती जी, है उनका कभी-कभी। ब्लड टेस्ट कराया होगा, उसमें INR कितना है इनका? INR करवाते रहते हैं जी, वो आखिरी- मतलब हर 2 हफ्ते बाद, तो वो ना INR नॉर्मल होता है। जब कितना? INR कम या ज्यादा बढ़ने लगता है तो हम टैबलेट की मिकदार को जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेते हैं, कभी हाफ कभी फुल। INR हम करवाते रहते हैं। INR किस रेंज में रखते हैं आप लोग, किसको कितना रखते हैं INR? INR हम मतलब 2.5 इस तरह रखते हैं। ठीक है। ज्यादातर ठीक हो गया। ज्यादातर जो है पिछली बार जो हमने ज्यादातर जो है, वैसे अगर बढ़ जाए, ज्यादा पतला हो जाए ठीक। तो हम डॉक्टरों को बताते हैं। ठीक है। 2.2, 2.3, 2.5 इसी ठीक। तरह और होता रहता है। आपकी वालदा को कोई इस तरह DVT यानी पाँव वगैरह तो नहीं सूज गया था इनका? नहीं नहीं, कोई भी कुछ ऐसा मसला क्या नहीं। टूट जाता है? पाँव सूज तो नहीं गया था, जो पाँव सूज जाता है और दवाई दी जाती वो है? पहले था मतलब जब ये शिकायत हुई कि सांस अच्छा, पूरा था, पाँव सूज रहे थे, ठीक है। तो हमने फिर हार्ट का चेकअप कराया, फिर ये पता चला कि इनको ये है प्रॉब्लम। ठीक है। लास्ट टाइम डॉक्टर साहब पहले- को कब चेक कराया था आपने? जी, साल पहले 2019 में हम जो है इनको जो है प्रॉब्लम हुई थी सांस की ठीक। और सूजने की, तो हमने जब सारे चेकअप कराए, शुगर के, जिगर के, सारे सब क्लियर आए, सिर्फ और ठीक। सिर्फ बॉल में जो है क्लाउड्स हैं, और कोई उनको बीमारी अल्लाह का शुक्र नहीं है। ठीक है। वालदा की उम्र उसके बिना पर उनको, जी, वालदा की उम्र बता दें बस। वालदा की उम्र 53, 54। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मुझसे क्वेटा से कॉल थी और वार्फरिन ले रही हैं और काफ़ी अरसे से चेकअप नहीं कराया, यही पूछना चाहते थे। वैसे तो वार्फरिन की इनको एंटी कॉम्बिनेशन जानती थी और वो दवाई को एडजस्ट कर लेते हैं, पर काफ़ी अरसे से चेकअप नहीं कराया और यही पूछना चाहते थे। जी जी, आई थिंक अच्छी बात है कि INR के बारे में जानती थी, रेंज कितनी रखनी है उसके बारे में जानती थी, दवाई कब करनी है डोज मैरिवेन की वो उन्हें पता था। ये नहीं पता कि किस लिए ये ले रही हैं, कोई वैल्व बंद था या हार्ट के अंदर क्लॉट पड़ा हुआ था। ऑपरेशन उन्होंने बताया कि वो नहीं हुआ, तो कोई ऐसी रीज़न होगी, या हो सकता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो, दिल की धड़कन जो है बाकायदा हो, उसमें भी वार्फरिन वगैरह हो या मैरिवेन जो है वो देते हैं। तो इनको जब तक तो रेंज उसकी ठीक है, तो ये अगर किसी वजह से कराची नहीं जा सकी दिखाने के लिए, तो बेशक ये मैरिवेन जारी रख सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं मुंह में से खून आ जाए, मसूड़ों में से खून आ जाए, छोटे पेशाब में खून आ जाए या बड़े पेशाब में खून आ जाए, फिर इसको 1-2 दिन के लिए बंद करके जब वो खून बंद हो तो फिर दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इनका वो वैल्व वाला कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मेटालिक या लोहे का वैल्व डला हो और उसमें से कई बार क्लॉट्स बनते हैं। ऑपरेशन इनका नहीं हुआ, तो अगर कहीं ये बंद भी करनी पड़े तो ये बंद कर सकते हैं, लेकिन जारी रखने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे जारी रख सकते हैं। और INR जो इन्हें रेंज बताई गई है 2.5 या से ऊपर, वो उस रेंज में रखें तो मरीज ठीक रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, कॉल ड्रॉप होगी सर। आजकल सर वैसे भी बहुत सारे मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, रास्ते बंद हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, काफ़ी मसाइल हैं। तो क्या एक तो मैं वैसे आप अगर गाइड कर सकें लोगों के दवाइयों का स्टॉक रख सकें, और ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो इमरजेंसी पिल्स जो हर वक्त घर में मौजूद होनी चाहिए, बुज़ुर्गों में घर में किसी को मसला हो जाए तो घर में से दवाई निकल आए, और वो कौन सी दवाई है जो फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है? जी बिल्कुल, आई थिंक जो ज़्यादातर दिल के मरीज़ हैं उन्हें तो पता ही है कि एंजिसिड जो गोली ज़बान के नीचे रखने के लिए जब सीने में दर्द हो वो होनी चाहिए हर वक्त। डिस्प्रिन हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। पेशाब और गोलियाँ जिनका हार्ट फेलियर है वो होनी चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर है उनके पास सारी दवाइयाँ होनी चाहिए। ज़बान के नीचे रखने वाली कैप्टेन होनी चाहिए। अब हर एक को चाहिए कि जब ये मौसम ख़राब होता है और सर्दी हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हर एक को पता है कि किस मौसम में किस महीने में बर्फ़ पड़नी है और रास्ते बंद होने का इम्कान होता है। तो अपनी सारी सप्लाईज, चाहे वो राशन हो चाहे वो दवाइयाँ हों, वो सारी की सारी उन 3-4 महीने की आप स्टॉक कर लें और उस हिसाब से आप दवाई अपनी रख ली, ताकि खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो दवाई आपके पास ख़त्म ना हो, बंद ना हो। अगर आप दवाई खाते रहेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। देखिए, अगर आपके बंद भी हो गए हैं और आपके पास दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो जो दवाइयाँ और जो नुस्खा आपको दिया गया है, किसी डॉक्टर ने भी दिया और उससे आपको आराम है, तो उस नुस्खे को जारी रखें। उसमें यह है कि आपको होपफुली इंशाल्लाह कोई इमरजेंसी नहीं होगी और आपकी जो बीमारी है जो भी है वो कंट्रोल में रहेगी। दिल के जो मरीज़ हैं उनके पास ये एंजिसिड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए जब सीने में दर्द हो इस्तेमाल होती है। और डिस्प्रिन जो है वो भी चबा के जब दर्द हो तो वो खाई जा सकती है। एक पैच होता है, वो पैच आजकल पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, डेपोनेट या नाइट्रोडम पैच है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी कौन सा नज़दीक तीन अस्पताल, अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा तो वहाँ पे आपको ले जाया जा सके। रास्ते जो है वाकई ये बहुत बड़ा इशू है कि आजकल स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं, गलियात हैं, मरी है। खैर मरी तो इतनी दूर नहीं है, वहाँ से रास्ते खुल भी जाते हैं, रोड भी खुल जाती है, इतनी देर के लिए बंद नहीं होती। लेकिन जो हमारे गलगित बल्तिस्तान वाला एरिया और या इससे ज़्यादा और पहाड़ी जो एरिया है जहाँ पे जो टोटल रास्ता बंद हो जाता है बर्फ़ की वजह से, वहाँ पे मुश्किल ज़रूर पेश आती है। तो इसलिए दवाइयों का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ वो दवाइयों का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि वो जो मेडिकल स्टोर्स उन इलाकों में हैं उनको भी दवाइयों का स्टॉक पूरा 5-6 महीने का पूरा रखना चाहिए, जो कि वहाँ पे मौजूद हो, ताकि लोगों को बड़े शहरों में ना जाना पड़े, उन्हीं के पास से लोगों को दवाई मिल जाए। और अपने आप को सर्दी से बचा के रखें, एक्सपोजर ना दें अपने आप को बहुत ज़्यादा, माइनस जो टेम्परेचर है उसमें, और दवाई अपनी बाकायदगी से खाते रहें तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, छोटी सी ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफा, प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस जाफर बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेस जाफर, सवाल कीजिएगा। मेरी उम्र 63 इयर्स है। जी डॉक्टर साहब, मैंने स्टेंट लगाया है 3 साल पहले। ठीक है। मैंने सिर्फ ये पूछना है कि मुझे क्या केयर करनी चाहिए अपने स्टेंट के साथ, ठीक है। कि ये ज्यादा वक्त में ठीक। महफूज रह सकूं। ये बताइए। दूसरी ये बात है, कभी कभी मेरे पीछे जो लेफ्ट साइड पे स्केपुला बोन है, वहाँ एक उंगली जितनी जगह में दर्द होता है, फिर खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। ठीक है। और मैं ब्लड प्रेशर की गोली नॉर्वेस 30 ले रही हूँ। ठीक है। और लोप्रीन भी ले रही हूँ बस। नॉर्वेस को कभी कभी मेरा ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई साइड पर होता है। ठीक, उसके लिए कोई दवाई खाती हैं? फिलहाल तो परहेज कर लेती हूँ, दवाई नहीं खाई। लोप्रिन और नॉर्वेस की खा रही हैं? जी जी। ठीक है। और ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम चेकअप कब कराया था? ये तकरीबन 8 महीने पहले रबवा से ये किया हुआ है, जनरल नूरी से ये ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक तो है। वहाँ पर चेकअप के लिए जाते हैं। 63। लेकिन उन्होंने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अभी कोई दर्द वगैरह तो नहीं होती? नहीं, दर्द नहीं होती है, लेकिन बस मुझे एक कंप्लेंट है कि थक जाती हूँ। ठीक है। और खून के टेस्ट आखिरी दफा 8 महीने पहले ही कराए थे? नहीं, खून के पहले तो मैंने अभी 2 महीने पहले भी कराए, वो सब ठीक है। 13 HB है। ठीक है। बाकी सब ठीक ठाक है। और एको टेस्ट भी ठीक था, दिल का अल्ट्रासाउंड जो होता है? वो 8 महीने पहले किया था, वो भी ठीक था। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, कॉलर थी मिसेस जाफर, इन्होंने स्टेंट डलवाया हुआ है 3 साल पहले।
और 2 दवाइयाँ ले रही हैं, नॉर्वेक्स और लोप्रिन, इसी बारे में पूछना चाहती थी। जी जी, आई थिंक वो पूछ रही थी कि मैं क्या करूं कि मेरा स्टेंट खुला रहे। जी सर। तो एक तो जो मेडिसिन अभी ले रही हैं नॉर्वेस्क का, एस्पिरिन, वो लेते रहें, लेकिन तीसरी मेडिसिन जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए लेनी, और आप बता भी रही हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल वाली कोई ना कोई एक मेडिसिन ज़रूर लें, और वो ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल भी काबू में रहे और आपकी बीमारी जो है वो आगे ना बढ़े और स्टेंट के ऊपर दोबारा बीमारी ना आए और स्टेंट बंद ना हो, या फिर स्टेंट के अलावा किसी और नाली में या किसी और जगह पे ये बीमारी ना आए। तो ये दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो कि ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं बल्कि जो बीमारी है उसके अमल को रोक देती हैं या उसको स्लो कर देती हैं, और आपको जो ब्लॉकेजेस होनी होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, होती नहीं है बिल्कुल, और दूसरा क्लॉट्स वगैरह नहीं बनते। अभी बाकी जो है वो आप डाइट पे और उस पर एक्सरसाइज पे कोलेस्ट्रॉल काबू कर लेती हैं, लेकिन इसका कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी इन दवाइयों का कोई फ़ायदा होता है जिसकी वजह से बीमारी कंट्रोल में रहती है। अपना टेस्ट, आपने जो चेकअप है 3-4 महीने के बाद ज़रूर करवा लीजिएगा, और रूटीन में 3-4 महीने के बाद अपने ब्लड टेस्ट करवा लें। अभी आपकी सांस फूल रही है और आपके लिए बनता है कि आपका एक चेस्ट एक्सरे हो जाए और आपका एको हो जाए, और उसमें अगर कोई चेंजेस हैं और बाकी चीज़ें देख के फिर आपको उसी के हिसाब से दवाई तजवीज़ की जाए। तो अभी आपने ब्लड टेस्ट सारे करवा लें, और ये एको और चेस्ट एक्सरे करवा के किसी कार्डियोलॉजिस्ट जो नज़दीक उन्हें दिखा लें। अगर अभी आप नूरी साहब के पास रबवा में अभी नहीं जा सकती तो अभी यहीं पे किसी को दिखा दें, और आजकल वैसे भी थोड़ा सा वबा फैली हुई है, कोरोना है, तो हर एक की कोशिश होती है कि घर से कम निकले बाहर या अपने शहर से भी कम निकलें, तो उस सिलसिले में आप यहाँ पे टेस्ट करवा के किसी को दिखा सकती है। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। जी। तो सर ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि ये मेरा ईसीजी भी टेस्ट सर हुआ है, तो ईसीजी भी तकरीबन 8 कराई है, तो उसमें 8 का इशू नहीं आया। ठीक है, आप अपना नाम और उम्र बता दीजिए प्लीज। सर मेरी उम्र है 35 है और राशिद मेरा नाम है। जी राशिद साहब, आपने ईसीजी क्यों कराई थी? सर मुझे तकरीबन 8-10 दिन पहले ऐसे ही बस मैं खड़ा था तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा महसूस वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ठीक है। तो उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा घबराहट सी हुई थी, हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई थी, तो इस वजह से ईसीजी कराई थी। बल्कि ईसीजी मेरी तकरीबन 8 हुई सर, में कोई इशू नहीं आया। डॉक्टर ने ये रावलपिंडी से भी कराई है मैंने, कार्डियोलॉजी से, ये रावल रोड वाली साइड में। ठीक है। तो ईटीटी भी कराया है, तो ईसीजी भी कराई है, उसमें हार्ट का इशू नहीं आया। तो फिर भी सर ये पेन रहता है ये अपना लेफ्ट साइड में। जी, क्या ये पेन बैठे हुए रहता है या चलने फिरने पे आ जाता है और आपको चलने से ज्यादा बढ़ जाता है? सर ये पेन कभी कभी होता है, किसी टाइम थोड़ी देर में होता है, बैठे भी हो जाता है, चलने टाइम में भी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, ज्यादा नहीं है। आप वॉक वगैरह करते हैं? जी वॉक वगैरह मैं करता हूँ, डेली करता हूँ सर, मॉर्निंग में भी करता हूँ, इवनिंग में भी करता हूँ। क्या वॉक करते हुए ये दर्द होता है या नहीं? सर वॉक करते हुए ये दर्द होता है, थोड़ा सा हल्का सा होता है। ठीक है। क्या ये दर्द बाजू में या जबड़ों में तो नहीं जाता? नहीं सर, ये बाजू में भी नहीं है, जबड़ों में भी नहीं है, ये बिल्कुल गर्दन के नीचे थोड़ा सा, यानी कि चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर सेंटर में रहता है। कभी कभार हल्का सा ये पीछे थोड़ा सा ये साइड में जाता है। फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है, वालिदैन में, पेरेंट्स में? मेरे अपना वाले साहब सर वो पेशेंट थे हार्ट के। जी, क्या किस उम्र में उनको दिल का मसला हुआ था? सर वो तो 75 थे। अच्छा, आपको सिगरेट तो नहीं पीते आप? नहीं सर, सिगरेट नहीं है, कोई नशा भी नहीं है, सिगरेट के अलावा और भी कोई नशा नहीं है। ठीक है। और खाने के बाद कभी छाती में बोझ या प्रेशर तो नहीं पड़ता? सर खाने के बाद मैं ये मेदे में थोड़ी सी गैस बन जाती है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बस वैसे अदरवाइज खाना खाने में या चलने में सांस भी नहीं आता, सांस फूलता भी नहीं। दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल करें, कोई दवाई ले रहे हैं? सर मैंने ईटीटी कराने के बाद जो गुजरात में डॉक्टर सलीम मलक हैं, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि आपको हार्ट का इशू नहीं है। ठीक, लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ? जी मेरा ये हल्का हल्का सा थोड़ा सा पेन है सर, बाकी अदरवाइज इसके अलावा कुछ इशू नहीं है, बस थोड़ा सा पेन रहता है। ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये चकवाल से कॉल थी। राशिद साहब 35 ईयर्स इनकी उम्र है, ईटीटी इनकी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन कुछ है मसला, यानी दर्द वगैरह इनको रहता है, इसके बारे में पूछना चाहते थे। हाँ, एक तो ये है कि इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और जब कई दफ़ा होता है कि आप दवाई खा रहे हैं, और नॉर्मली होता ये है कि
हमारे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल होता है तो दवाई छोड़ देते हैं कि मुझे तकलीफ़ तो है नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है तो उस वक्त वो भी सीने में दर्द कर सकता है और वो भी उसकी पिक्चर ऐसी होता है कि जैसे एंजाइना है या हार्ट अटैक होने वाला है। इनके जो टेस्ट वेस्ट हुए हैं वो तो ठीक है, एज भी इनकी ऐसी है 35 साल, जिसमें इम्यून तो नहीं है, इस उम्र में भी हार्ट अटैक हुए हैं और लोगों की नालियाँ बंद होती हैं, लेकिन चांसेस ज़रा कम होते हैं और उन्होंने ETT करवाई जो कि नॉर्मल आई है। लेकिन ETT भी ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो 100% आपको बता दे, इसमें से 60% में सिर्फ पता चलता है और 40% ऐसे लोग हैं जिनको होती है और ETT बताती नहीं है, यानी कि बीमारी होती है और ETT में आती नहीं है। तो जहाँ पे आपको चलने से सीने में दर्द हो, रेस्ट करने से ठीक हो जाए, कोई वजनी उठाएं तो सीने में दर्द हो, नीचे रख दें तो ठीक हो जाए, कोई चढ़ाई वाई चढ़े, सीढ़ियाँ चढ़ें या कोई चढ़ाई चढ़े तो वो आपको सीने में हो जाए, बाद में ठीक हो जाए, या वो दर्द जो आपको रात को सोए हुए जगा दे, वो हमेशा दिल का दर्द होता है जब तक साबित ना हो जाए कि वो दिल का दर्द नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि ये अपने टेस्ट वैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रा दिखाएं और कार्डियोलॉजिस्ट के बाद फिर ETT तो इन्हें करवा लिए। मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा कि जो इनके सिम्टम्स हैं, अगर तो दोबारा सिम्टम इन्हें नहीं होते और ये मस्कुलर सिम्टम या दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की सारी उम्र खानी है, वो आपने कंट्रोल करके रखना है, 140/90 से नीचे रखना है। सिगरेट आपने जो है वो नहीं पीने, रोज़ाना आधा घंटा वॉक करनी है, घंटा वॉक करनी है, नमक चिकनाई का कम इस्तेमाल करना है, 6 से 8 घंटे जो है नींद पूरी करनी है। और ये सब कुछ करने के बावजूद अगर आपको सीने का दर्द ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस उम्र पे CT एंजियो जो है वो ज़रूर करवाएं, यानी CT स्कैन जो नालियों का है, CT एंजियोग्राफी जिसे हम कहते हैं, वो आप ज़रूर करवा लें ताकि एटलीस्ट उसमें से शक निकल जाए। और जो ETT में हमें शक होता है कि उसने कोई चीज़ मिस की होगी या बीमारी मिस की होगी, वो CT एंजियो में शक निकल जाता है। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं पिंडी से बोल रही हूँ, मिसेज यूसुफ। जी, सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल कीजिएगा प्लीज। मैं तकरीबन 10 साल हो गए हैं अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। जी जी, अब टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। जी जी बंद है वॉल्यूम। जी जी, और मैंने इको काफी दफा करवाई है जी, तो डॉक्टर कहते हैं कि वाल्व थोड़ा लीक है। ठीक है। उसके लिए मैंने काफी अच्छा, पहले तो हार्ट रेट एकदम तेज भी हो जाता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का भी मसला था, मैं उसके लिए वेप्टोर लेती रही हूँ, 6 महीने मैंने लिए वेप्टोर। ठीक है। मगर अभी तो जोड़ों में जो दर्द होता है उसका अलावा मुझे सबसे मेरा ज्यादा मसला ये होता है कि मेरा हार्ट रेट काफी तेज रहता है, 100 से ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी काफी अच्छा हो गया, 6 महीने हो गए, मैंने एक तो इको नहीं करवाई, दूसरा ये है कि मैं अब मेडिसिन भी नहीं ले रही। ठीक है। इसके लिए काइंडली मुझे बता दें अपनी उम्र बता दें, एज बता दें। जी मेरी 51 और 51 ईयर है। आर्थराइटिस के लिए भी दवाई नहीं ले रही? नहीं, 6 महीने से मैंने मेडिसिन आर्थराइटिस की भी नहीं ले रही, मैं डेल्टा कॉल्टिक काफी अच्छा लेती रही हूँ इसके लिए। जी, अभी बंद कर दी। अभी बंद कर दी। और अब ये है कि मैंने कुछ अवॉइड की हुई है मेडिसिन, मैं दवाई नहीं ले रही, टकोर और फिजियोथेरेपी करवा लेती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ इसके लिए। ठीक है। और आपने ये जो एको में बताया आपका वेल्व लीक कर रहा है, उसमें आप बता सकती हैं कौन सा वेल्व लीक कर रहा है? नहीं, ये उन्होंने नहीं बताया था। अच्छा, ठीक। ये नहीं बताया था कि वाल कौन सा लीक है, मगर ये उन्होंने कहा था कि आपका वाल लीक है। ज्यादा लीक कर रहा था, थोड़ा लीक कर रहा था? ये भी उन्होंने नहीं बताया था, कह रहे थे कि है कि आपका वाल लीक है, बस इतना ही इन्होंने कार्डियोलॉजी वालों ने, रावल रोड वालों ने बताया था। ठीक। अभी सांस तो नहीं चढ़ती? सांस पहले तो नहीं थी, मगर अब सांस फूल जाती है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, रावलपिंडी से कॉल थी, मिसेस यूसुफ थी, इनको आर्थराइटिस का मसला और इनका कोई वेल्व का मसला जो लीक करता है,
अभी धड़कन भी तेज़ होती है, सांस भी फूलती है, दवाई कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, इसी बारे में मशवरा करना चाहती थी। जी जी, इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको सीने में दर्द होता है कि नहीं होता। और सांस, जितने भी आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स हैं, स्पेशली रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले, जो स्पेशली ये दवाइयाँ ले रही थी और डेल्टा कार्टिल भी ले रही थी, डेल्टा कार्टिल से बड़े इश्यूज होते हैं। जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं उसमें ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, शुगर ऊपर चली जाती है, और जो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है वो ज़रा कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, सांस भी फूल जाती है। इनको आर्थराइटिस है और वैल्व एक लीक का बताया हुआ, तो बड़ा ज़रूरी है कि हर 6 महीने के बाद एक वो एको हो जाना चाहिए। और आर्थराइटिस वालों को कई दफ़ा ये भी डर होता है कि किसी वजह से हार्ट के मसल पे इफेक्ट हो, नालियाँ कहीं बंद ना हो, दिल के इर्द गिर्द कहीं पानी ना हो, हार्ट वीक ना हो गया, और ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और इनमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी ज़रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए अपने टेस्ट जो है कार्डियोलॉजिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लिया करें, 6 महीने में, साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें। और साथ अगर इनकी डिज़ीज़ अगर अभी क्वाइट हो गई है और इन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने दवाइयाँ सारी बंद की हैं, और जिसका मतलब ये है कि ये अभी एसिम्प्टोमेटिक है, और इनकी जो आर्थराइटिस वाला जो पेन है वो ये नहीं बताया इन्होंने कि ये कितना चलती हैं कि नहीं चलती हैं। लेकिन एक दफ़ा अपने टेस्ट सारे ज़रूर करवा लें, जिसमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो जानी चाहिए, और लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो जाएं, जिगर के टेस्ट, LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट हो जाए, रीनल फंक्शन टेस्ट हो जाए, यूरिक एसिड वगैरह हो जाए, CPSR वगैरह हो जाए, ये सारी चीज़ों का पता चल जाए, चेस्ट एक्सरे, और साथ ही जो है वो एको हो जाना चाहिए। जो आर्थराइटिस होता है उसमें भी कई दफ़ा वो फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है लंग्स में, उससे भी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। और फिज़िकल एक्टिविटी अपनी जो है वो जारी रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो एक तो ये है कि आप मोबाइल रहें और चलते फिरते रहें, और दूसरा ये है कि आपके जोड़ और आपके मसल जो है वो यूज़ में रहने चाहिए ताकि वो कमज़ोर ना हो। तो लेकिन इनको अपने एक दफ़ा अपने जो हार्ट के जो टेस्ट हैं वो करवाने ज़रूरी है। जो वाल लीकेज का ने बताया है, कई दफ़ा लोगों का बड़ा मामूली सा लीकेज होता है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती, माइनर सा लीकेज होता है। हाँ, ज़्यादा हो तो वैसे भी डॉक्टर साहब बता देते हैं जी कि आपकी लीकेज ज़रा ध्यान रखें और अपने आप को बार बार करवाते रहें, और फिर देखते भी हैं कि दिल के उस लीकेज की वजह से बड़ा हुआ तो नहीं है, कोई उसके चैम्बर्स होते हैं वो बड़े हुए तो नहीं है। तो नेक्स्ट जब जाएँ तो उन्हें कहें कि अपना प्रॉपर एक इको करवा के, और उसकी पूरी रिपोर्ट अगर अपने सामने रख के हमसे ये बात करें तो फिर हम उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपको कॉल कर रही हूँ, मिसेस जाफर बोल रही हूँ। जी जी। मेरा स्टेंट नहीं लगा, मुझे पेस मेकर लगा है। मैं उसके लिए पूछ रही थी कि क्या हिफाजत करनी चाहिए, क्या लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, मुझे क्या केयर करनी चाहिए अपनी, इसलिए मैंने दोबारा आपको कॉल किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पेस मेकर सर लगा है इनकी जो 3 साल पहले हुआ था। ये नागासोलोप्रिन ले रही थी। हाँ, इनको फिर आई थिंक कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ठीक है, वो हमें ये था कि स्टेंट डाला हुआ। यस, पेस मेकर के लिए आप दोनों किसी भी साइड पे लेट सकती हैं और कोई उसमें इशू नहीं है। और उसमें कोशिश ये होती है कुछ लोगों का पेस मेकर का जी कि अगर आपकी पॉकेट है शर्ट में कहीं, तो आप जिस तरफ पेस मेकर लगा हुआ उस तरफ आप अपना मोबाइल ना रखें। हाई वोल्टेज जहाँ पे है, बड़ी बड़ी तारें बिजली की गुजर रही हैं, उसके नीचे से ना गुजरें। फिर ये जो वॉक थ्रू मशीन आजकल सिक्योरिटी वाले दरवाजे जो लगे होते हैं जिसमें से आप गुजर के जाते हैं, कोई मेटल की चीज़ हो तो बोलते हैं, उसमें से ना गुजरें, क्योंकि उसकी जो सेटिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है और कई दफ़ा आपका पेस मेकर काम करना छोड़ देता है और हार्ट ब्लॉक दोबारा आ जाता है। ये चंद एक चीज़ें जिसका आपने ध्यान करना है, अदरवाइज आप सारे काम कर सकती हैं, जिस मर्जी साइड पे लेटें, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉलर कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं अदीला सर बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल कीजिएगा। जी मैंने अपनी वालदा के मतलब पूछना है, वो डॉक्टर साहब की पेशेंट है जी। 55 उनकी एज है जी। तो उनको शुगर और ये अंजाइना की एक दफा प्रॉब्लम हुई थी, तो इन्हीं से मेडिसिन ले रही है। तो उनका वैसे अंजाइना वगैरह तो कंट्रोल है, लेकिन इनकी ना थोड़ी शुगर का मसला हो जाता है, मतलब कभी ये बहुत ज्यादा अप हो जाती है और कभी 45 पे पहुंच जाती है, और साथ में इनके जिस्म में भी बहुत सख्त दर्द रहता है। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? 55। और ये दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं? जी ये लो प्लेट ले रही हैं, टेंजीपेट ले रही हैं, कॉन्कर ले रही हैं, रोलिप ले रही हैं। शुगर के लिए क्या ले रही हैं? टेंजीपेट। सॉरी, टेजिपमेंट। टेगिपमेट।
किस जी अच्छा, एक और इसका मसला है कि ये जब रात को सोती है ना, इनको झटके लगते हैं बहुत ज्यादा ना, कभी कभी लगते हैं, लेकिन क्या नाम है, डॉक्टर से मैंने बात की थी तो उन्होंने इन्हें ब्रिजडल दी थी, ब्रिजडल से इनको कम हुए झटके। फिर हम लोगों ने कुछ दिन छोड़ दी थी, तो फिर उनको वापस कभी कभी लगना शुरू हो जाते हैं। टेगेपेट किस डोज में ले रही हैं शुगर वाली जो दवाई है? ये एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 55 ठीक है, 500। ठीक होगा। और इनके पाँव भी सूजे हुए हैं कुछ दिनों से ना। ठीक है। इनका दिल कितने % काम कर रहा है? एको पे कितने % इजेक्शन फ्रैक्शन था इनका? 65 था, नॉर्मल था उस वक्त। डॉक्टर ने कहा था कि दिल का मसला ठीक है। और खून के टेस्ट कब कराए थे आखिरी दफा? 3 महीने पहले कराए थे, जन्नत साहब से करवाए थे, तो वो वो ठीक भी थे, नॉर्मल सारे है। नॉर्मल थे। ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर पिंडी से कॉल थी और इनकी वालदा हैं जो कि 55 ईयर्स उम्र है और दवाइयाँ ले रही हैं, पाँव सूज जाते हैं और कभी झटके लगते हैं और शुगर कम हो जाती है। इस बारे में पूछना चाहती थी। शुगर उनकी कहते हैं कंट्रोल में नहीं रहती, कभी ऊपर होती है कभी कभी नीचे। नीचे तो इसमें देखें 2-3 वजह होती हैं। एक ये होता है कि मरीज़ या तो परहेज़ ना कर रहा हो, खाने में मीठी चीज़ें खा रहा हो और उससे शुगर कंट्रोल नहीं होती। दूसरा ये कि अपनी दवाई बाकायदगी से जिस खुराक में बताएगी है वो ना ले रहा हो। और तीसरा ये होता है कि कोई उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना हो, चल फिर नहीं रहा, वॉक नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कम से कम आधा घंटा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये हर मरीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी शुगर जब तक कंट्रोल ना हो, आपके वो डॉक्टर साहब जो आपकी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं उनकी जान ना छोड़ें। और जिस डोज पे और जिन दवाइयों पे जाके शुगर कंट्रोल हो जाए, फिर आप वो दवाइयाँ पकड़ लें और वो लगातार जारी रखें और अपनी खुराक जो है उसको ठीक रखें जिसमें मीठी का इस्तेमाल कम हो। और अगर कहीं ऊपर नीचे हो भी जाए तो फिर कोशिश करें कि वापस एहतियात वाली और परहेज़ वाली खुराक पे आ जाए और रोज़ाना आप एक्सरसाइज करें आधा घंटा, उससे शुगर कंट्रोल में रहती है। वो आप जो बीच में दवाई बंद कर दी, फिर दोबारा शुरू कर दी, फिर बंद कर दी, फिर शुरू कर दी, कभी परहेज़ कर लिया, कहीं किसी के पास गए तो वहाँ से मीठी चीज़ें खा ली, कि बाहर गया तो फिर कहीं शादी पे चले गए या किसी फौतगी पे चले गए तो वहाँ पे मीठी चीज़ें खा ली, परहेज़ ना किया, किसी के घर गए तो चीनी वाली चाय पी ली, और किसी के घर गए तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र कर दी तो उसको इनकार ना किया, वो कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, तो फिर उससे मसले जो होते हैं। और आजकल जो है जितने हम जूस पीते हैं उससे शुगर ऊपर बहुत ज़्यादा चली जाती है। बेशक वो फ्रेश फ्रूट का हो या किसी का भी शुगर, वो शुगर आपकी चली जाती है। जो शुगर वाले मरीज़ उन्हें चाहिए कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल भी है तो कम से कम जो फ्रूट है पूरे का पूरा जो है फ्रूट वो खाए, ना कि उसका जूस निकाल के पिए, क्योंकि सारे फिर इतने फ्रूट का आपने शुगर इकट्ठी करके जूस की शक्ल में पीनी होती है, तो उससे आपकी शुगर बढ़ जाती है। तो जैसे माल्टे, आजकल माल्टे से शुगर ज़रा बढ़ जाती है, थोड़ा कम खाएं, एक खाएं, इस तरह सेब या अमरूद वगैरह खा लें, पूरे का पूरा खा लें, जूस वगैरह को अवॉइड करें, तो इससे आपकी शुगर या काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। पाँव सूज जाना, पाँव सुन्न हो जाना, ये सारी शुगर की अलामात हैं। पैदल चला करें, वो ख़वातीन या वो हज़रात जिनके वज़न ज़्यादा होते हैं उनके बगैर बीमारी के भी पाँव सूज जाते हैं। और सुबह जब चलते हैं तो ज़रा, रात को लेटते हैं तो ज़रा कम होते हैं, जब शाम को वापस आते हैं तो ज़्यादा सूजे होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जब होती हैं शुगर के साथ, तो शुगर और ब्लड प्रेशर वालों को बाकायदगी के साथ हर 3 महीने के बाद चंद टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें खून के टेस्ट हैं, जिसमें छाती का एक्सरे है, जिसमें एको है वो करवाना होता है, आंखों वाले डॉक्टर को बताना होता है, गुर्दों के टेस्ट करवाने होते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज होती है या ये ख़राब होती है। उसमें फिर आपने उसी हिसाब से ब्लड प्रेशर और शुगर को टाइट कंट्रोल करना होता है। उनके मतलब जो गुर्दे और जिगर वाली जो दवाइयाँ हैं वो आपने साथ फिर लेनी होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि शुगर और ब्लड प्रेशर को, जो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो आते हैं, मैंने कोई आई थिंक मेरे पास जो मरीज़ आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10 से 15% हो गई जिनकी शुगर कंट्रोल होती है, ज़्यादातर की शुगर कंट्रोल नहीं होती। दवाई लिखी होती है, दवाई पूरी खाते नहीं है, दवाई ख़त्म हो गई थी, 2 दिन ख़त्म हो गई थी, 4 दिन पहले ख़त्म हो गई थी। भाई दवाई को आप ख़त्म ही ना होने दें, आप खाना उस वक्त खाएँ जब आपके पास 7 दवाई पड़ी हो। दवाई को बाकायदगी से ले और कभी कम ना होने दें। अगर वो दवाई बाकायदगी से खाते रहेंगे तो आपकी जो दोनों बीमारियां, जो शुगर और ब्लड प्रेशर, वो कंट्रोल में रहेंगी। सर हम जब ब्रेक में गए थे, कॉलर आए थे, मैं उनको ऐड करना चाहूँगा। हाजी मीर ज़मान साहब थे, उन्होंने जेलम से कॉल की। शुगर के ये मरीज़ हैं और 74 ईयर्स माशाल्लाह इनकी उम्र है। रेगुलर चेकअप कराते हैं, ज़ोकोर, टेनॉर्मन, लोप्रिन, जेस्ट्रेल खाते हैं। गैबिका पाँवों की सुन होने के लिए खा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे नमनेस है जो कि हिप से शुरू होकर नीचे तक होती है और इनको ये तकलीफ़ रहती है, और इस बारे में पूछना चाहते थे। दूसरा सवाल ये इन्होंने किया था कि क्या ये देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, देसी घी का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते कि मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देसी घी का ये मतलब नहीं है कि आप पराठा बना के खाएं, आप चूरी बना के खाएं, आप सालन में डाल के
अंदर से ऊपर से देसी घी डाल के करें तो वो नुकसानदेह होता है। देसी घी का ये मतलब है कि आप पूरे घर की हांडी में एक चावलों वाले चमचे से ऊपर घी ना डालें, वो तरी नजर ना आए। जो आप पराठा और चूरी बना के खाएंगे वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपकी नालियों में जमेगा, आपकी नालियाँ जो है वो बंद कर देगा, वो नुकसानदेह है। लेकिन जो थोड़ी मिकदार में आप तरकारी में डाल के खाते हैं वो नुकसानदेह नहीं है। जहाँ तक इनका वो पाँव का सुन होने का चक्कर है, कुछ या तो इनकी एक शुगर है जो कि अभी बॉर्डर लाइन है इनकी, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर इनकी वो जो ऊपर हिप से लेकर नीचे तक पूरी टांग में जाता हो सकता है कि इन्हें sciatica का दर्द हो। इनकी वो एक नर्व है जो कई दफ़ा मोरों में फंस जाती है और मोरे दाएं बाएं हो जाती है तो उसमें से फंस जाती है, उसकी वजह से सुन भी हो जाती है, दर्द भी करती है। तो वो आपने कमर का जो इलाज है वो करना होता है, या सख्त बिस्तर पे सोना होता है और झुक के कोई चीज़ नहीं उठानी होती, अदरवाइज वो बढ़ता चला जाता है। तो इन्हें चाहिए कि आपने कमर का एक्सरे करवा लें और एक दवा कमर वाले डॉक्टर या हड्डी वाले डॉक्टर को जरूर दिखा लें। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपने इतना टाइम दिया। सर नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप हम मशवरे के लिए मेडिकेयर कार्डियक सेंटर में अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0518433332 और 0519450028 9450029। अपॉइंटमेंट लेकर आएँ ताकि आपको किसी तकलीफ़ का सामना ना हो। आप ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं cardiaclinic@k2.tv। हम ईमेल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।